हरिओम। कोरोना आपदा से संबंधित यह तीसरा लाइव है। आज इस विषय पर बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके दो कारण हैं। ये लगाना पड़ेगा ना, लगाओ। इसका नीचे ये आवाज़ अच्छी आ रही है, वहाँ तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ने के लिए आ रही है आवाज़ अच्छी? आ रही है। आप सभी को मेरी ध्वनि ठीक से सुनाई पड़ रही है? आप सभी को मेरी ध्वनि ठीक से सुनाई पड़ रही है? ठीक है। थोड़ा स्लो है। 1 मिनट फिर। इसमें कहाँ पर है साउंड वाला? देखिए कहाँ पर है साउंड। निकालिए मोबाइल को ही निकालिए। इसका नीचे होगा शायद। कोरोना संकट विषय पर आज यह तीसरा लाइव है। इसका एक विशेष कारण यह है कि लॉकडाउन अभी 15 दिनों के लिए और बढ़ गया है। तो हमें इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और विशेष रूप से आने वाले समय में कोरोना वायरस के कारण कौन कौन से संकट आ सकते हैं, हम भारत के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसके लिए विशेष रूप से गविसिद्धों को कौन कौन सी औषधियों के निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी, इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए आज का यह जो है प्रातःकालीन सत्र रखा गया है। सर्वप्रथम सभी गविसिद्धों को और भारत के सभी गौ प्रेमियों से मैं कहना चाहूँगा कि 18 दिन के लिए और बंद का जो आह्वान राष्ट्रप्रधान ने किया है, इसका हमें ठीक से पालन करना चाहिए। पहले के भी सत्र में हमने कहा है कि इसका जो भी कारण रहा होगा, प्राकृतिक या कृत्रिम, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। और अभी जो वर्तमान में जो संकट है और इस संकट के समाधान के लिए जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं कि हम लोगों से दूरी बना करके रखें और सारी चीज़ें घर से बाहर ना निकलें, इसका पालन करना ज़रूरी है। भारत में जिन जिन क्षेत्रों में कोरोना के केसेस अधिक आ रहे हैं,
वहाँ के कई विषयों को गहराई से हमने चिंतन किया, समझने की कोशिश की है। उस समझ के आधार पर कुछ दिशा निर्देश आप सभी को मैं देना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात है कि आपके पास जो कुछ भी व्यवस्था घर में पहले से है, उन्हीं व्यवस्था के आधार पर अगर हम 18 दिन और खींच लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ार पर निर्भरता कम से कम रखें, बहुत ज़रूरी पड़ने पर रखें, और विशेष रूप से सब्जी और फल को लेकर के हमें एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जो सब्जियां बाज़ार से इस लॉकडाउन में हम लेकर के आ रहे हैं, या जो फल हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, इसको गर्म पानी से धो लें। उबलते हुए पानी में एक बार इसे डाल लें, 10 या 15 सेकंड उसमें छोड़ दें और उसे फिर निकाल लें, और उसके बाद ही उसका उपयोग करें तो बेहतर है। यदि अपने घर की सब्जियां हैं, फल हैं, और उस पर आपने किसी भी तरह का रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया है, तब तो ठीक है। लेकिन जो बाज़ार से चीज़ें आ रही है, उसमें प्राथमिक स्तर पर सुरक्षा के लिए कई तरह के खतरनाक रासायन छिड़के हुए होंगे, इसकी पूरी संभावना है। उसके उपयोग से हमारे शरीर में किस तरह की परेशानियां आने वाले दिनों में हो सकती है, इस पर मैं इसी सत्र में चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें कि जो भी सब्जियां बाज़ार से और फल आ रहे हैं, उसे आप गर्म पानी में अच्छे से धो लें, अथवा जिनके पास शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय का गौमूत्र है, वे लोग इसे 1 मिनट के लिए गौमूत्र में डुबा दें, निकाल लें, फिर साफ पानी से धो करके उपयोग में करें। जिनके घरों में देसी गाय नहीं है, जिनकी उपलब्धता गाय गौमूत्र की नहीं है, वे लोग गर्म पानी में इसे धो करके काम में ले लें। यह एक गंभीर विषय है, इसे गंभीरता से लें। और मैं तो कहूँगा कि संभवतः बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही है, उसका उपयोग कम से कम करें, तभी अच्छा है। जो कुछ भी घर में संसाधन, खाने की वस्तु पहले से रखी हुई है, उसी में इसको निपटाने की कोशिश करें। अभी पूरी दुनिया में और विशेषकर भारत में जिस दवा का उपयोग कोरोना के मरीजों पर किया जा रहा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो रासायनिक दवा है, जिसे विकल्प के रूप में सरकार ने लिया है, और कई देशों ने भी जो है भारत सरकार का और भारत के डॉक्टरों के किए हुए काम को शुरू किया है। निश्चित रूप से इससे कुछ बचाव हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। काफ़ी मरीज बच रहे हैं। तो ये प्रारंभिक स्तर पर इस औषधि का उपयोग ठीक हो सकता है कोरोना से मरने वालों को बचाने के दृष्टिकोण से। इस पर मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं केमिकल्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी हमने थोड़ी सी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की, खोजने की, कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो औषधि है, जिसका उपयोग भारत में और अमेरिका ने बड़े स्तर पर मंगवाया है, और कई देशों ने बड़े स्तर पर भारत से मंगवाया है, इसका उपयोग मरीज पर जो किया जा रहा है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और आने वाले दिनों में मरीज और मरीज के आसपास के लोग और पूरे वायुमंडल में इसका क्या दुष्परिणाम होगा, इससे भी मैं आप सभी गविशिदों को अवगत कराना चाहूँगा कि यह जो रासायनिक दवा है, जो बिल्कुल हमारे शरीर के
बायोटिक प्रक्रिया के विपरीत है। इसमें दो खतरनाक रसायन हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विनोलाइन और इथाइल एसीटेट। ये दोनों हमारे शरीर की जो नैसर्गिकता है इसके बिल्कुल विपरीत प्रकृति का है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर इस दवा का उपयोग कर किसी की जान बचा ली जाती है, जान बचाई जा रही है, ये ठीक है। लेकिन कोरोना से बचने वाले जो मरीज हैं उनके शरीर पर आने वाले दिनों में जो दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, इसके समाधान के लिए गविशुद्धों को अभी से तैयारी करनी चाहिए। डाइक्लोरोक्विनोलाइन नाम का जो रसायन है, यह रसायन हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी चमड़ियों में एक तरह की जो है खुजलाहट पैदा कर सकता है। जिस तरह से मछली के शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते होते हैं, इस तरह की कुछ बीमारियां इससे उत्पन्न हो सकती है। चमड़ी में जलन होना, चिनचिनाहट होना, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में खुजलाहट होना, बेचैनी होना, और इस रसायन का जो दुष्परिणाम है वह हमारे हृदय पर भी पड़ सकता है। हृदय में बेचैनी होना, यकृत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यकृत की क्रिया प्रणाली को भी बाधित करेगा। इसमें जो सबसे जो चिंता वाली बात है, चिंता वाला विषय है, वो ये है कि यह रसायन शरीर में एक बार जाने के बाद ये कई महीनों तक इसका दुष्परिणाम शरीर में देखने को मिलेगा। लंबे समय के बाद जो है शरीर में कमजोरी होना, अचेतन होना, श्वास लेने में तकलीफ होना, आंखों में जलन होना, नाक का सूखना, होठों का सूखना, ये सारी बीमारियां जो है होने की पूरी संभावना हमें दिख रही है। इसमें जो दूसरी एक जो चिंता वाली बात है कि एक बार यह शरीर में रसायन प्रवेश किया तो कई वर्षों तक यह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसके अलावा हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन हो सकता है। हमारा जो व्यवहार है दयालु होने का, कृपालु होने का, हमारे में शरीर में वात्सल्य का जो गुण है, प्रेम का गुण है, ये सारी चीजें जहां से नियंत्रित होती है वह है दिल, हृदय। यह हृदय को भी बाधित करेगा। इसलिए जो मैं चीजें देख रहा हूं भविष्य में वो यह है कि कोरोना के जितने भी मरीज हैं जो ठीक हो रहे हैं और उन पर एलोपैथी की दवाइयों का जो उपयोग किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं उनकी व्यवहारिकता को भी नुकसान पहुंचाएगा। उनमें करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम का जो भाव है मनुष्य होने का, ये बाधित कर सकता है, ये उसमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। और पहले के सत्र में भी एक जानकारी हमने दी थी कि देखो आने वाले दिनों में वर्षा ऋतु आरंभ होने के पहले इस वर्ष सूर्य की किरणों में जो विकिरण का गुण है
वो बहुत बढ़ने वाला है, और जिसके कारण सामान्य रूप से भी चमड़ी के रोग लोगों में बहुतायत पाया जाएगा। इसलिए विशेषकर गविशुद्धों से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जिन औषधियों की ज़रूरत भारत को है, भारत के मरीजों को है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। प्रिकॉशन के तौर पर जिन रसायनों का, सैनिटाइज़र के रूप में जिन रसायनों का उपयोग कोरोना वायरस से बचने के लिए किया जा रहा है, और यह बहुत मात्रा में किया जा रहा है। हम कहीं भी कोई पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है प्रिकॉशन के तौर पर हमारे शरीर पर सैनिटाइज़र और उस तरह के कई केमिकल चीज़ों की जो बौछार की जा रही है, वह श्वास नली से हमारे शरीर में जाएगा और जाने के बाद कई तरह का उपद्रव वो करेगा। और उसका जो एक कारण है कि जितने भी सैनिटाइज़र्स, जो रासायनिक सैनिटाइज़र्स बाज़ार में हैं, उनमें एल्युमिनियम, निक्रोमियम और उसके कंपाउंड के कई केमिकल्स मिले हुए होते हैं, और यह हमारे शरीर में जाने के बाद जो है कोशिकाओं में बैठ जाता है, और इसको निकालना बहुत दुर्लभ है। इसको हम एक दूसरी दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं कि ये जितने भी सैनिटाइज़र हैं, केमिकल सैनिटाइज़र जो बाज़ार में मिल रहे हैं, इन सभी का जो पीएच वैल्यू है, यानी हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने का जो वैल्यू है, ये 5 या उससे कम है। 3 और 5 के आसपास के पीएच वैल्यू वाले ही सैनिटाइज़र बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो रसायन वाले हैं, रासायनिक हैं। और इनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग अगर अपने शरीर के ऊपर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के संतुलन को ये बिगाड़ेगा। ये हमारे शरीर के संतुलन के लिए कम से कम 7 पीएच वैल्यू के रस या रसायन होने चाहिए, और ये उससे बिल्कुल कम है, तो ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए गविशुद्धों को मैं विशेष रूप से कहूँगा कि आप नीम युक्त गौमूत्र अर्क को सैनिटाइज़र के रूप में कम से कम आप अपने परिवार में या अपने संबंधी में या अपने जितने आपके मरीज़ हैं, इन सभी का जो है उपयोग करें। पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन ने भारत सरकार को और लगभग भारत के बहुत सारे राज्य के सीएम, आयुष के सेक्रेटरी और मंत्री, सभी को जितना संपर्क हो पाया उतने सभी लोगों को हमने पत्र लिखा है। और मैं विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भी सरकार को ये आवेदन दिया है, आयुष मंत्रालय को दिया है कि आप जिन चीज़ों का प्रयोग केमिकल का कर रहे हैं, वह आपात स्थिति से बचने के लिए तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा। इसलिए बेहतर है कि गौमूत्र से बना हुआ जो चीज़ है, जिसको हम सैनिटाइज़र के जगह उपयोग में ला सकते हैं, इनका करें। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, उनकी अपनी एक व्यवस्था होगी, लेकिन हम अपने स्तर पर जो है इसका प्रचार प्रसार करें कि सैनिटाइज़र के रूप में विशेष कर हम जो है नीम युक्त गौमूत्र स्प्रे का उपयोग करें। इसका जो पीएच वैल्यू है वो 9 से कहीं अधिक है, यानी हमारे शरीर का जो संतुलन है, अम्ल और क्षार के बीच का जो संतुलन है, वो संतुलन जितना होना चाहिए उससे बहुत अधिक है। हमारे शरीर का पीएच वैल्यू 7 के आसपास है, और जो गौमूत्र अर्क है नीम युक्त, इसका पीएच वैल्यू 9 से 12 के बीच में वेरी करता है, अलग अलग प्रजाति और अलग अलग भूगोल में रहने वाली गाय के हिसाब से। तो हमारे शरीर के संतुलन से भी यह बेहतर है। तो निश्चित रूप से हम जो रासायनिक सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, उसके स्थान पर गौमूत्र वाला जो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र की तरह जो हम काम में ले रहे हैं, ये बहुत ही उपयोगी होगा। और वायुमंडल में जो कुछ रसायन, जो थोड़ी मात्रा में नहीं बल्कि लाखों लाख लीटर मात्रा में जो वायुमंडल में आज कोरोना से बचाव के कारण जो ये घुलाया जा रहा है, ये केमिकल, इसका दुष्परिणाम तो पूरे भारत के भूगोल में होने वाला है। और जो लोग इससे बच के रहना चाह रहे हैं उनको भी होगा, क्योंकि वायु में जो चीज़ें घुल गई, तो वायु किसी के बंधन में नहीं है, वह स्वतंत्र और मुक्त है।
और वह पूरे जो है पूरी दुनिया में भ्रमण करता है। तो आप एक स्थान पर अगर किसी रसायन को घुला दो तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है, दुष्परिणाम है, वो सब जगह फैलेगा। हम श्वास ले रहे हैं, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि हम शुद्ध वायु ही लें। तो भारत के भूगोल में लाखों करोड़ों लीटर इस तरह के रसायन के घुलने के कारण यहाँ की वायु का जो पीएच है वो निश्चित रूप से हमारे शरीर के संतुलन से गिरा है और आने वाले दिनों में और गिरने वाला है। इसलिए बेहतर है कि सरकार भले ना सुने, लेकिन हम गविसिद्धर अपने परिवार के लिए, अपने मित्र गण के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए और विशेषकर अपने मरीजों के लिए उनको ये समझाएं कि आप जो है गौमूत्र में नीम युक्त गौमूत्र स्प्रे जो है उसको सैनिटाइज़र के काम में लो, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 9 से 12 के बीच में वेरी करता है। वह हमारे शरीर के बिल्कुल अनुकूल से भी ज़्यादा अच्छा है, अनुकूल ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो दूसरी एक और बात है कि आने वाले दिनों में जो संकट खड़ा होने वाला है कोरोना के जाने के बाद, कोरोना को जाने में कम से कम 2-2.5 महीने तो और लग ही जाएंगे। वर्षा ऋतु प्रारंभ जब होगी, यानी भारत में मानसून लगभग जुलाई फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, तो जुलाई तक तो इसका प्रभाव जो है छिटपुट रहेगा। तो जुलाई के बाद यानी वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद जब शीत ऋतु आरंभ होगा, तब इसके दुष्परिणाम जो है वो दिखने लगेंगे। इसमें चमड़ी के रोग बहुत ज़्यादा होंगे, हृदय के रोग होंगे, यकृत के रोग होंगे, आँखों में तेज जलन हो सकती है, दृष्टि दोष हो सकता है। तो इन सब से संबंधित जो पंचगव्य की औषधियाँ हैं, इसका निर्माण गविसिद्धर जो है वो अभी से करके रखना शुरू करें। ये सबसे अच्छा मौसम है गौमूत्र के संग्रह के लिए और उसके वाष्पीकरण के लिए। और चूर्ण वाली जितने भी औषधियाँ हैं, इन सभी औषधियों को बनाने के लिए भी अभी सबसे अच्छा मौसम है। सूर्य का ताप बहुत अच्छा है, इस ताप में आप हरी वनस्पतियों को बहुत अच्छे से आप सुखा सकते हो, छार में डुबा करके इसको सुखा सकते हो और चूर्ण भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आप सभी गविसिद्ध जो हैं, आप इस काम में लग जाओ। आप हृदय की बीमारियों के लिए आपको जो पढ़ाया गया है यहाँ पर कि अर्जुन युक्त गौमूत्र अर्क बनाएं आप, पुनर्नवा युक्त बनाएं आप, वह जो है आपके यकृत के लिए, हमारे यकृत के लिए बहुत अच्छा है। हृदय के लिए अर्जुन युक्त बहुत अच्छा है। और विशेषकर रेडिएशन से बचाव के लिए तुलसी युक्त गौमूत्र अर्क का निर्माण करके रखें आप। तो आने वाले दिनों में शीत ऋतु में जो इसका दुष्परिणाम सभी को होने वाला है, जिनको कोरोना हुआ है उनका भी, और जो सैनिटाइज़र और ऐसे केमिकल को प्रिकॉशन के रूप में काम में लिए हैं उनको भी ये समस्या संकट होने वाली है। तो इससे बचाव की तैयारी आप जो है अपने स्तर पर इसको करके रखें। अधिक से अधिक तुलसी युक्त गौमूत्र का निर्माण करें, अधिक से अधिक अर्जुन युक्त गौमूत्र अर्क का निर्माण करें, अधिक से अधिक पुनर्नवा युक्त गौमूत्र अर्क का निर्माण करें। मलहम का भी निर्माण करें, क्योंकि चर्म रोग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और विशेष रूप से जैसे मछली के शरीर में चकते होते हैं, उस तरह के कुछ चमड़ी से संबंधित रोग होने की संभावना इस वर्ष बहुत ज़्यादा है। और इस विषय पर मैं अगले सत्र में बात करूंगा कि उसके लिए और किन किन औषधियों को हमें तैयार करके रखना चाहिए।